नमस्कार दोस्तों। अगर हम इंडियन पॉलिटी की बात करें तो एक टॉपिक है जो सबसे ज्यादा कहते हैं ना इम्पॉर्टेंट भी है और थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स भी, और वो है फेडरल सिस्टम। आप जानते हैं, प्रीलिम्स हो या मेंस, यहां से सवाल आना तय है, बिल्कुल पक्का है। तो आज इस एक्सप्लेनर में हम लोग मिलकर इंडियन फेडरलिज्म के हर एक पहलू को बिल्कुल आसान भाषा में डीकोड करने वाले हैं, और मैं आपसे वादा करता हूं इसके बाद ये टॉपिक आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो आर यू रेडी? चलिए शुरू करते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल से। हम सब कहते हैं कि इंडिया एक फेडरेशन देश है, पर क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी फेडरेशन शब्द का इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया? ये एक ऐसी पहेली है जिसका जवाब हमारे संविधान की रूह में, उसकी स्पिरिट में छुपा हुआ है। इस डिस्कशन के एंड तक आप इस क्यों का जवाब लॉजिक के साथ दे पाएंगे। तो आगे बढ़ने से पहले बिल्कुल बेसिक्स क्लियर कर लेते हैं। ये फेडरल गवर्नमेंट आखिर होती क्या है? देखिए, ये एक ऐसा सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें पावर्स को यानी शक्तियों को कॉन्स्टिट्यूशन खुद ही एक नेशनल गवर्नमेंट यानी सेंटर और रीजनल गवर्नमेंट्स यानी स्टेट्स के बीच में बांट देता है। इसका ठीक उल्टा होता है यूनिटरी सिस्टम, जहां सारी की सारी पावर एक ही जगह नेशनल गवर्नमेंट के पास सेंटर्ड होती है। सिंपल। ओके, आप स्क्रीन पर इस टेबल को बहुत गौर से देखिए। ये फेडरल और यूनिटरी मॉडल के बीच का फर्क बिल्कुल साफ कर देगी। फेडरल साइड पर देखिए, हमेशा डुअल गवर्नमेंट मिलेगी, सेंटर और स्टेट। कॉन्स्टिट्यूशन हमेशा रिटन होगा, पावर्स का डिवीजन जरूर होगा, और कॉन्स्टिट्यूशन ही सबसे ऊपर होगा, यानी उसकी सुप्रेमेसी होगी। इसे बदलना आसान नहीं होता, इसीलिए इसे रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। जुडिशरी भी आजाद यानी इंडिपेंडेंट होती है। वहीं दूसरी तरफ यूनिटरी मॉडल में सिंगल गवर्नमेंट, पावर का कोई डिवीजन नहीं, और कॉन्स्टिट्यूशन आमतौर पर फ्लेक्सिबल होता है। इन फीचर्स को अपने दिमाग में बैठा लीजिए, क्योंकि इसी चेकलिस्ट पर अब हम इंडिया को टेस्ट करने वाले हैं। तो हम अपने उस ओरिजिनल सवाल पर वापस आते हैं कि फेडरेशन शब्द का यूज क्यों नहीं हुआ। जवाब इस शब्द के ओरिजिन में है। ये फेडरेशन शब्द लैटिन के एक शब्द फ्यूडस से निकला है, जिसका मतलब होता है ट्रीटी या अग्रीमेंट। मतलब एक फेडरेशन तब बनता है जब बहुत से आजाद देश या राज्य एक अग्रीमेंट करके एक साथ आते हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है अमेरिका। पर क्या इंडिया ऐसे बना था? बिल्कुल नहीं। यहां पर स्टेट्स ने मिलकर सेंटर को नहीं बनाया। इंडिया एक होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन है, मतलब भारत किसी अग्रीमेंट का नतीजा नहीं है, और यही सबसे बड़ा कारण है। तो चलिए अब इस पूरी कहानी के एक्ट 1 में चलते हैं, द फेडरल फाउंडेशन। यहां हम एक्सप्लोर करेंगे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वो कौन से सॉलिड फीचर्स हैं जो कहते हैं यस, इंडिया इज अ फेडरल कंट्री। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है ड्यूअल पॉलिटी। हमारा संविधान एक ड्यूअल गवर्नमेंट सिस्टम बनाता है, सेंटर में यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट्स में स्टेट गवर्नमेंट्स। क्लियर? इसके बाद आता है दूसरा सबसे मजबूत स्तंभ, डिवीजन ऑफ पावर्स। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 7th शेड्यूल में 3 लिस्ट्स हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। इनके जरिए सेंटर और स्टेट्स के बीच पावर्स को साफ साफ बांट दिया गया है। ये इंडियन फेडरलिज्म की नींव है। अच्छा, उन दो के अलावा और भी जरूरी फेडरल फीचर्स हैं। पहला, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रिटन है, इनफैक्ट दुनिया का सबसे लंबा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। दूसरा, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यहां कानून का राज है, ना सेंटर बड़ा ना स्टेट, सब कॉन्स्टिट्यूशन के नीचे हैं। तीसरा, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान के जो फेडरल हिस्से हैं उन्हें बदलने के लिए स्पेशल मेजॉरिटी और आधे से ज्यादा स्टेट्स की मंजूरी चाहिए। आसान नहीं है। चौथा, एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी है जो सेंटर और स्टेट्स के झगड़ों को सुलझाती है। और पांचवा, बाइकैमरलिज्म, यानी सेंटर में 2 हाउसेज, लोकसभा और राज्यसभा, जिसमें राज्यसभा स्टेट्स को रिप्रेजेंट करती है। रुकिए, यहां पर एक छोटा सा ब्रेक। यह है आपका प्रीलिम्स बूस्टर, इसको मिस मत करना। स्क्रीन पर जो ये 7 शब्द दिख रहे हैं ना, डुअल पॉलिटी, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, डिवीजन ऑफ पावर्स, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, रिजिडिटी, इंडिपेंडेंट जुडिशरी और बाइकैमरलिज्म, इन्हें बिल्कुल दिमाग में छाप लीजिए। पता है यूपीएससी क्या करता है? वो इनके बीच में एक यूनिटरी फीचर डाल देगा और आपसे पूछेगा, बताओ इसमें से कौन सा फेडरल फीचर नहीं है, और वहीं आप फंस जाते हैं। इसलिए 7 फीचर्स आपको ऑन टिप्स होने चाहिए, ठीक है? तो अभी तक तो लग रहा था कि सब कुछ बिल्कुल आसान है, इंडिया एक पक्का फेडरल देश है। लेकिन अब पिक्चर में आता है एक ट्विस्ट। चलिए शुरू करते हैं एक्ट 2, द यूनिटरी ट्विस्ट। यहां हम उन नॉन फेडरल फीचर्स को देखेंगे जो पूरे सिस्टम का झुकाव जबरदस्त तरीके से सेंटर की तरफ यानी यूनियन की तरफ कर देते हैं, और यहीं से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का यूनिक कैरेक्टर सामने आता है। आइए गिनती शुरू करते हैं इस यूनिटरी बायस की। नंबर 1, स्ट्रॉन्ग सेंटर। यूनियन लिस्ट में स्टेट लिस्ट से ज्यादा सब्जेक्ट्स हैं और ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स भी हैं। नंबर 2,
स्टेट्स नॉट इंडिस्ट्रक्टिबल। आर्टिकल 3 के तहत पार्लियामेंट बिना स्टेट की मर्जी के उसकी बाउंड्री बदल सकती है, उसका नाम बदल सकती है। तभी तो इंडिया को कहते हैं एन इंडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स। नंबर 3, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन, सेंटर और स्टेट्स के लिए एक ही संविधान। नंबर 4, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के ज्यादातर हिस्सों को पार्लियामेंट अकेले ही सिंपल मेजॉरिटी से बदल सकती है। नंबर 5, नो इक्वालिटी ऑफ स्टेट रिप्रेजेंटेशन, राज्यसभा में सीट्स पॉपुलेशन के हिसाब से हैं, सब स्टेट्स को बराबर रिप्रेजेंटेशन नहीं है। और सबसे बड़ा, इमरजेंसी प्रोविजंस, जब इमरजेंसी लगती है तो देश का फेडरल स्ट्रक्चर ऑटोमेटिकली यूनिटरी बन जाता है। और लिस्ट अभी बाकी है दोस्तों। हमारे पास सिंगल सिटीजनशिप है, हम सिर्फ इंडिया के नागरिक हैं, किसी स्टेट के नहीं। हमारी जुडिशरी इंटीग्रेटेड है, जिसके टॉप पर सुप्रीम कोर्ट है। फिर आती हैं ऑल इंडिया सर्विसेज, IAS, IPS। इनका रिक्रूटमेंट सेंटर करता है, लेकिन ये स्टेट्स में काम करते हैं, जिससे सेंटर का कंट्रोल बना रहता है। इसके अलावा इंटीग्रेटेड ऑडिट मशीनरी यानी CAG, जो सेंटर और स्टेट्स दोनों के अकाउंट्स को ऑडिट करती है। जरूरत पड़ने पर पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पर भी कानून बना सकती है। और हाँ, गवर्नर का अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट के द्वारा होता है, जो सेंटर के एजेंट के तौर पर काम करते हैं। और आखिर में 2 और पॉइंट्स। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी ECI एक इंटीग्रेटेड इलेक्शन मशीनरी है, जो पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर्स दोनों के इलेक्शन करवाती है। और गवर्नर के पास एक स्पेशल पावर है, वीटो ओवर स्टेट बिल्स। वो स्टेट असेंबली से पास हुए बिल्स को प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए रिजर्व कर सकता है। ये एक तरह से सेंटर को स्टेट लेजिस्लेचर पर वीटो पावर दे देता है। ओके, एक और बार रुकते हैं एक प्रीलिम्स बूस्टर के लिए। यूनिटरी फीचर्स से बहुत सवाल बनते हैं, तो इन कीवर्ड्स को जरूर याद रखिएगा। आर्टिकल 3 जो स्टेट्स को डिस्ट्रक्टिबल बनाता है, इमरजेंसी प्रोविजंस, ऑल इंडिया सर्विसेज, गवर्नर्स रोल और पार्लियामेंट्स वीटो। एक बात हमेशा याद रखें, ये सारे नॉन फेडरल यानी यूनिटरी फीचर्स हैं। इनमें और फेडरल फीचर्स में कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। तो हमने क्या देखा? एक तरफ मजबूत फेडरल फीचर्स और दूसरी तरफ एक बहुत लंबी लिस्ट यूनिटरी फीचर्स की। तो आखिर इंडिया है क्या, फेडरल या यूनिटरी? इसका जवाब हमें मिलेगा इस कहानी के फाइनल एक्ट में, द ग्रैंड सिंथेसिस। अब हम देखेंगे कि एक्सपर्ट्स और हमारी सुप्रीम कोर्ट ने इस पजल को कैसे सॉल्व किया है। इस पूरी डिबेट में जो सबसे फेमस लाइन है वो KC वेयर की है। उन्होंने कहा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल इन फॉर्म बट यूनिटरी इन स्पिरिट है। मतलब दिखने में ये फेडरल है, पर इसकी आत्मा, इसका कैरेक्टर यूनिटरी है, जिसका झुकाव सेंटर की तरफ है। इसीलिए उन्होंने एक नया शब्द इस्तेमाल किया, क्वाजी फेडरल यानी अर्धसंघीय। ये टर्म आपके मेंस आंसर्स के लिए गोल्ड है, इसे जरूर यूज करें। सिर्फ KC वेयर ही नहीं, और भी बहुत से स्कॉलर्स ने इंडिया के इस यूनिक सिस्टम को अलग अलग नाम दिए। मॉरिस जोन्स ने इसे बार्गेनिंग फेडरलिज्म कहा, जहां स्टेट्स फंड्स के लिए सेंटर से बार्गेन करती हैं। ग्रैनविल ऑस्टिन ने इसके पॉजिटिव साइड को देखा और इसे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म यानी सहकारी संघवाद कहा। और आइवर जेनिंग्स ने इसे फेडरेशन विद अ सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी कहा, मतलब एक ऐसा फेडरेशन जिसमें पावर सेंटर की तरफ खिंचती चली जाती हैं। ये सारे टर्म्स इसकी कॉम्प्लेक्सिटी को ही दिखाते हैं। लेकिन इन सभी आलोचनाओं का, इन सभी क्रिटिक्स का जवाब हमारे चीफ आर्किटेक्ट डॉक्टर BR अम्बेडकर ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ही दे दिया था। उन्होंने बहुत साफ शब्दों में कहा था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है। क्यों? क्योंकि यूनियन और स्टेट्स दोनों को कॉन्स्टिट्यूशन ने बनाया है और दोनों ही अपनी पावर्स कॉन्स्टिट्यूशन से लेते हैं। कोई किसी के नीचे नहीं है, कोई सबऑर्डिनेट नहीं है। ये एक बहुत ही पावरफुल आर्ग्यूमेंट है जो आपको पता होना चाहिए। अच्छा, जब स्कॉलर्स और पॉलिटिशियंस के बीच इतनी डिबेट हो तो आखिरी फैसला कौन सुनाएगा? संविधान का फाइनल इंटरप्रेटर कौन है? द जुडिशरी। तो आइए अब देखते हैं कि इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट का फाइनल वर्डिक्ट क्या है। और यहां आता है एक लैंडमार्क केस जिसका नाम आपको हमेशा याद रखना है, SR बोम्मई केस 1994। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरी डिबेट पर एक फुल स्टॉप लगा दिया। कोर्ट ने कहा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल है, पीरियड। और इतना ही नहीं, कोर्ट ने कहा कि फेडरलिज्म इसके बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। अब ये बेसिक स्ट्रक्चर क्या है? ये संविधान का वो हिस्सा है जिसे पार्लियामेंट अमेंडमेंट करके भी, चाहकर भी बदल नहीं सकती। समझ रहे आप? इस एक जजमेंट ने इंडियन फेडरलिज्म को एक ऐसी सुरक्षा दे दी जिसे कोई छीन नहीं सकता। तो इन सब के बाद आखिरी कंक्लूजन क्या निकलता है? फाइनल एनालिसिस ये है कि इंडिया का सिस्टम एक यूनिक कॉम्प्रोमाइज है। ये एक ऐसी स्मार्ट मशीन है जो 2 अलग अलग मोड्स में चलती है। नॉर्मल टाइम्स में ये एक फेडरल सिस्टम की तरह काम करती है,
लेकिन जैसे ही इमरजेंसी आती है, यही मशीन अपना रूप बदलकर एक पूरी तरह से यूनिटरी सिस्टम बन जाती है ताकि देश की यूनिटी और इंटेग्रिटी को बचाया जा सके। ये हमारे फाउंडिंग फादर्स की जीनियस का सबसे बड़ा सबूत है। तो इस पूरी डिस्कशन से आपके एग्जाम के लिए क्या टेकअवेज हैं? देखिए, प्रीलिम्स में आपसे सीधा सीधा सवाल आएगा, इनमें से कौन सा फेडरल या नॉन फेडरल फीचर है। अब आप इसमें गलती नहीं करेंगे। और मेंस में केसी वेयर का वो फेमस कोट देकर आपसे कहा जाएगा कि इसे क्रिटिकली एनालाइज कीजिए। और अब आप एक बेहतरीन बैलेंस्ड आंसर लिखने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। आप फेडरल फीचर्स बताएंगे, यूनिटरी बायस बताएंगे, स्कॉलर्स के व्यूज देंगे और एसआर मुंबई केस के साथ कंक्लूड करेंगे। तो अब आप सोचिए, क्या इंडिया का ये यूनिक क्वाजी फेडरल मॉडल हमारे देश की ज़रूरतों के लिए सबसे बेस्ट डिज़ाइन नहीं है?